सब्सक्राइब करें फैक्टोमेनिया को और घंटे के आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सके दुनिया भर के रोचक और रहस्यमय वीडियोस। आज तक आपने टाइम ट्रेवल के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा, टाइम ट्रेवल कैसे होता है वगैरह वगैरह, बट मैं आपको आज कुछ ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जो टाइम ट्रेवल की हिस्ट्री में बहुत ही रोचक घटनाओं में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट जो कि एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट माना जाता है और माना जाता है कि ये एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में मौजूद यूएस नेवी फिलाडेल्फिया नेवी शिपयार्ड में किया गया था। अराउंड अक्टूबर 28, 1943 के समय क्लेम किया जाता है कि यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट यूएसएस एल्ड्रिज जो कि एक वारशिप था, वो वार के टाइम इनविजिबल कर दिया गया था ताकि एनिमी डिवाइस पर उसे लोकेट ना किया जा सके। ये बात सुनने में भी अजीब लगती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये स्टोरी पहली बार 1955 में सुनने में आई थी, जब एक लेटर जिसे लिखने वाले के बारे में किसी को नहीं पता था। वो लेटर एक राइटर और एस्ट्रोनॉमर मॉरिस के जोसेफ के द्वारा भेजा गया था, बट लेटर के बारे में जितने लोगों को पता था उन सभी का बिलीव करना था कि उस लेटर में जो कुछ किसी ने लिखा था वो केवल एक हॉक्स था। बट द यूएस नेवी ने भी इस बात को मेंटेन करते हुए कहा कि कभी भी इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट यूएस नेवी के द्वारा कभी भी कंडक्ट नहीं किया गया था, और लेटर में मौजूद जो कुछ भी स्टोरी यूएसएस एल्ड्रिज के बारे में लिखी थी उन फैक्ट्स को भी यूएस नेवी ने कॉन्ट्राडिक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा टेस्ट था जो यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर बेस्ड था, जिस टर्म को बनाने वाले थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसका यूज वो क्लास ऑफ पोटेंशियल थ्योरीज को डिस्क्राइब करने के लिए करते थे। इन थ्योरीज को कंसीडर करते हुए कुछ रिसर्चर का कहना था कि इससे लाइट को बेंड किया जा सकता है, और वो भी किसी तरह के ऑब्जेक्ट के अराउंड वाया रिफ्रैक्शन, ताकि वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इनविजिबल बनाया जा सके। और ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर की हेल्प ली जाएगी ताकि लाइट को बेंड किया जा सके। इस एक्सपेरिमेंट को नेवी ने अपनी एनिमीज को हराने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट समझा, इसलिए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया ताकि जल्द से जल्द ये एक्सपेरिमेंट रियलिटी बनाई जा सके। बट इस एक्सपेरिमेंट की एक और स्टोरी सुनने में आती है कि कुछ रिसर्चर मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल मेजरमेंट प्रिपेयर कर रहे थे ताकि वो सी फ्लोर पर मौजूद एनोमलीज को डिटेक्ट कर सके, जो कि अगेन आइंस्टाइन के अटेम्प्ट्स पर बेस्ड था, जिससे वो ग्रेविटी को समझना चाहते थे। इस स्टोरी में ऐसी बात है जो नाजी जर्मनी के बारे में बताई है कि कैसे वो एंटी ग्रेविटी फाइंड करना चाहते थे, बट ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जो इन दोनों स्टोरीज में से किसी को एक कंफर्म कर सके। क्या होगा अगर ये बात सच हुई? कहा जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट की टेस्टिंग 1943 में स्टार्ट की गई थी, जो कि एक एक्सटेंट तक सक्सेसफुल भी रहा। एक टेस्ट के अकॉर्डिंग एल्ड्रिज काफी हद तक इनविजिबल हो गया था, और ऐसा होता विटनेसेस ने भी देखा था, और उनका कहना था कि उन्होंने एल्ड्रिज की जगह कुछ ग्रीनिश फॉग को देखा था जो एल्ड्रिज की सेम जगह पर अपीयर हो रहा था। ऐसा होने के बाद क्रू मेंबर ने नौसिया होने की कंप्लेंट्स की, और जब वो शिप वापस अपीयर हुई तो कुछ सेलर शिप के मेटल स्ट्रक्चर में ही एम्बेडेड मिले, जिनमें से एक सेलर कहता था कि वो शिप के इनविजिबल होने से पहले एक फ्लोर ऊपर थे, बट जब वो शिप दोबारा अपीयर हुई तो वो अपनी पहले की पोजीशन से एक फ्लोर नीचे आ गए थे, और उनका हाथ शिप के स्टील होल में ही एम्बेडेड हो गया। कहा जाता है कि इनविजिबल शिप को वापस अपीयर होने के लिए भी नेवी ने रिक्वेस्ट की थी ताकि वो इस एक्सपेरिमेंटल टेस्ट को केवल स्टील टेक्नोलॉजी जैसा बना सकें, जो यूएसएस एल्ड्रिज को रेडार पर पूरी तरह से इनविजिबल बना सके। शिप के वापस अपीयर होने के कारण ये भी बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट टेस्ट के टाइम इक्विपमेंट्स पूरी तरह सही से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो शिप इनविजिबल होने के बाद भी अपीयर होने लगा। चाहे इस इंसिडेंट का सच कुछ भी हो, ये एक्सपेरिमेंट 28 अक्टूबर 1943 में दोबारा रिपीट किया गया था, और इस बार एल्ड्रिज न सिर्फ इनविजिबल हुआ बल्कि इस बार वो शिप ब्लू कलर की लाइट फ्लैश में गायब हो गई और टेलीपोर्ट होकर नॉरफॉक वर्जीनिया पहुंच गई। एल्ड्रिज पर किए गए एक्सपेरिमेंट ने इस शिप को एक तरह से दूसरी जगह पर कुछ ही सेकंड में टेलीपोर्ट कर दिया, जिसके बीच टोटल डिस्टेंस 200 माइल्स यानी कि 320 किलोमीटर था। क्लेम किया जाता है कि एल्ड्रिज उस जगह पर कुछ टाइम के लिए रहा, और कुछ टाइम के बाद एल्ड्रिज वहां से गायब होकर फिलाडेल्फिया में वापस अपीयर हो गया। इस वॉरशिप के इनविजिबल और रीअपीयर होने की कई स्टोरीज टाइम टू टाइम सुनने को आती है, जिसमें क्रू पर हुए इस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट की बातें जरूर सुनने को मिलती है। जैसे कि कहा जाता है कि कुछ क्रू मेंबर एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस में फिजिकली फ्यूज हो गए थे, कुछ क्रू मेंबर्स मेंटली डिसऑर्डर का शिकार हो गए, और कुछ इनसाइड आउट रीमेटेरियलाइज हो गए थे। बट कुछ ऐसा भी क्लेम किया जाता है कि उस वारशिप में मौजूद क्रू मेंबर्स का ब्रेन वॉश किया गया था ताकि
इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेट ही रखा जा सके। आपको क्या लगता है कि ये सब सच था? क्या उन क्रू मेंबर्स का ब्रेन वॉश सच में किया गया था? द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की तरह ही एक और थ्योरी एग्जिस्ट करती है जिसे द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट कहा गया था। ये प्रोजेक्ट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर बेस्ड है जो ये दावा करती है कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने कैंप हीरो या फिर मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन, जो कि मॉन्टॉक न्यूयॉर्क में मौजूद है, इन दोनों जगह पर ही काफी सीक्रेट प्रोजेक्ट कंडक्ट किए जाते हैं। और उन सभी प्रोजेक्ट का प्रपोज था कि साइकोलॉजिकल वारफेयर टेक्निक को डेवलप करना और एक्सोटिक रिसर्च करना, जैसे कि टाइम ट्रेवल। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट की स्टोरी अर्ली 1980s से सुनने में आने लगी है। यूएफओ रिसर्चर जैक्स वॉले के अकॉर्डिंग मॉन्टॉक एक्सपेरिमेंट की स्टोरीज तब ओरिजिनेट हुई जब प्रिस्टन निकोलस के साथ एक घटना हुई थी, जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने ऐसी मेमोरीज को रिकवर कर लिया था जब वो अपनी मर्जी के अगेंस्ट जाकर उन्हें मॉन्टॉक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ा। निकोलस का जन्म 1946 में हुआ था, जिनके पास पैरासाइकोलॉजी, साइकोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री थी और उन्होंने मॉन्टॉक प्रोजेक्ट सीरीज नामक बुक भी लिखी थी। इस बुक का प्राइमरी टॉपिक है मॉन्टॉक में होने वाली एक्टिविटीज, जिसमें गवर्नमेंट या फिर मिलिट्री के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के टॉपिक को इंक्लूड करना था। ऐसे एक्सपेरिमेंट मॉन्टॉक के फील्ड में किए जाते थे और निकोलस का कहना था कि वहाँ पर टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, माइंड कंट्रोल और एलियन लाइफ को कॉन्टैक्ट करना जैसी एक्टिविटीज यहाँ की जाती थी, जिसे 1943 फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की तरह ही डेवलप किया गया था। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट सीरीज को लिखने वाले ऑथर्स ने अपनी बुक में बताई गई एक्टिविटीज पर स्पेकुलेशन को इनक्रेज किया है। आपको क्या लगता है, क्या मॉन्टॉक प्रोजेक्ट रियल है? क्या गवर्नमेंट सच में मॉन्टॉक में ऐसी एक्टिविटीज कर रही थी जिससे वो एलियन को कांटेक्ट कर पा रहे थे? आपको क्या लगता है, क्या एलियंस कभी ह्यूमंस को किडनैप करेंगे? अब मैं आपको जो एब्डक्शन की बात बता रहा हूँ वो एक हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा काफी टाइम रिक्वेस्ट की गई थी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसकी आगे की स्टोरी। मिसिसिपी एब्डक्शन ऐसे ही इंसिडेंट पर लाइट डालता है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि मिसिसिपी एब्डक्शन यूएफओ साइटिंग और एलियन एब्डक्शन के बारे में बताता है और कहा जाता है कि ये 1973 में हुआ था, जब को-वर्कर्स चार्ल्स हिक्सन और केल्विन पार्कर ये क्लेम करते हैं कि उन्हें एलियंस ने किडनैप किया था, जब वो दोनों ही मिसिसिपी में फिशिंग कर रहे थे। और जब लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा तो मीडिया ने भी इस टॉपिक को काफी कवर किया। 11 अक्टूबर 1973 के दिन जब 42 ईयर ओल्ड को-वर्कर चार्ल्स हिक्सन और 19 ईयर ओल्ड केल्विन पार्कर जैक्सन काउंटी मिसिसिपी के शेरिफ ऑफिस में फोन करते हैं और बताते हैं कि जब वो मिसिसिपी के रिवर के वेस्ट बैंक पर फिशिंग कर रहे थे तो उस समय उन्हें विजिंग साउंड यानी कि घरघराहट की आवाज सुनाई देने लगी और उन्होंने 2 ब्लू लाइट्स की फ्लैशिंग और 30 से 40 फीट विड्थ और 8 से 10 फीट हाइट का एक ओवल शेप ऑब्जेक्ट देखा था। वहीं पार्कर एंड हिक्सन दोनों ही क्लेम करते हैं कि वो दोनों ही कॉन्शियस बट पैरालाइज थे जब उस ओवल शेप ऑब्जेक्ट से 3 क्रिएचर उनकी ओर आ रहे थे और उन दोनों को वो क्रिएचर अपने साथ एग्जामिन के लिए ले गए। ये स्टोरी जैसे ही लोगों के बीच सर्कुलेट होने लगी तो कुछ ही दिनों में मिसिसिपी इंटरनेशनल न्यूज स्टोरी का सेंटर बन गया और रिपोर्टर इस टाउन की ओर आने लगे। एरियल फिनोमेना रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन की यूफोलॉजिस्ट जेम्स हार्डर और जे एलन हाइक दोनों लोगों का इंटरव्यू करते हैं, जिस दौरान हार्डर उन दोनों को हिप्नोटाइज करने की कोशिश भी करते हैं और एंड में हार्डर ये कहते हैं कि हिक्सन और पार्कर ने सच में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिनोमेना को एक्सपेरिमेंट किया था। वहीं हाइक कहते हैं कि हिक्सन और पार्कर ने कुछ डराने वाला बहुत ही रियल एक्सपीरियंस किया था। बाद में हिक्सन कई टीवी शोज पर भी गए और अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया। 1983 में उन्होंने एक बुक को भी खुद पब्लिश किया जिसके बारे में उन्होंने मिसिसिपी में उनके साथ हुए यूएफओ कॉन्टेक्ट के बारे में लिखा। हिक्सन ऐसे और भी क्लेम करते हैं और कहते हैं कि 1947 में भी उनका कॉन्टेक्ट एलियन के साथ हुआ था। वहीं पार्कर ने यूएफओ कन्वेंशन अटेंड भी किए और 1993 में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने यूएफओ इन्वेस्टिगेशन रखा ताकि वो यूएफओस के बारे में टेलीविजन स्टोरीज प्रोड्यूस कर सकें। वहीं 9 सितंबर 2011 में 80 की उम्र में हार्ट अटैक के कारण चार्ल्स हिक्सन की डेथ हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चार्ल्स और केल्विन का कॉन्टेक्ट सच में एलियन के साथ हुआ था? एविएशन जर्नलिस्ट और यूएफओ स्केप्टिक फिलिप जे क्लास को हिक्सन की स्टोरी में थोड़ा डाउट होता है। जब हिक्सन ने पॉलीग्राफ एग्जाम पूरा किया तो एग्जामिनर का कहना था कि हिक्सन बिलीव करते हैं कि उनकी एब्डक्शन स्टोरी रियल है, बट क्लास का कहना था कि हिक्सन का पॉलीग्राफ टेस्ट लेने वाले व्यक्ति इनएक्सपीरियंस ऑपरेटर थे और जब हिक्सन को दोबारा पॉलीग्राफ टेस्ट देने को कहा, वो भी एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के द्वारा, तो हिक्सन ने टेस्ट देने से मना कर दिया। इसलिए क्लास कंक्लूड करते हैं कि मिसिसिपी एब्डक्शन स्टोरी एक हॉक्स है और शायद सच भी हो सकता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? अपने थॉट्स
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।